मैं आपका टीचर इनाम और मैं आज आपके लिए एक और सेशन लेकर आ गया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है और वो कौन से एथिक्स हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं और ज़रूरी है उनको इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले आइए आज का एजेंडा देखते हैं। लेट मी ऑन द प्रोजेक्शन फर्स्ट फॉर यू। ओके। आज का जो एजेंडा है उसके अंदर हम 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। पहली, एथिक्स इटसेल्फ क्या होता है। दूसरा, कि जब हम एथिक्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उन एथिक्स को यूज़ करके हम कैसे उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, फिर हम इसको भी देख लेंगे। और फिर वो कौन से एथिकल इश्यूज़ होंगे जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ सकते हैं और आप उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे हम ये भी देख लेंगे। और उसके बाद जब ये सारा हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो देन हम अपना एक्चुअल कंसंट्रेशन शिफ्ट करेंगे कि जो आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द एथिक्स इन्वॉल्व इन इट। जब ये डिस्कस कर लेंगे तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद फ्लरिश कर सकते हैं। वो होगा जी कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को देख लेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं और फिर इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको डिस्कस करके हम कंक्लूड करेंगे अपने आज के लेक्चर को। अच्छा। हम मूव करते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और उस स्लाइड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एथिक्स क्या होती है। देखिए, एथिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कैरेक्टर और बिहेवियर। अगर इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये वो मॉरल वैल्यूज़ होंगे, ये वो प्रिंसिपल्स होंगे या फिर ये वो स्टैंडर्ड्स होंगे जो कि एक पर्सन को अलाउ करते हैं कि उसका बिहेवियर किसी खास काम को करने के लिए कैसा होना चाहिए। ये होता है एथिक्स। आप शायद इस चीज़ को एक और सेंस से यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि किसी न किसी जो कि हर आदमी पर एम्प्लॉय होना लाजमी है, क्योंकि वो किसी माशरे का हिस्सा है और जो भी किसी माशरे का हिस्सा होता है उसको उस माशरे की एथिक्स पर अमल करना ज़रूरी होता है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि इट मे बी अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग और इट इज़ अ एक्टिविटी ऑफ गुड और बैड और इट इज़ दीज आर मे बी द रूल्स ऑफ लिविंग कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे लेवल के ऊपर गुजारना है। एथिक्स वो भी हो सकती हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल कोट सुनाऊँ तो उसमें ये है जी कि बिहेव, आप हमेशा ये चाहते हैं कि बिहेव टुवर्ड्स अदर एज यू वांट देम टू बिहेव टुवर्ड्स यू। जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ बिहेवियर हो तो फिर उसके लिए आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपको दूसरों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं एथिक्स। अब अब मैं आता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इस एथिक्स का क्या मतलब होगा। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की तो इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो इसका ये मतलब होगा कि वो कौन से स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होंगे, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो कौन सी गाइडलाइंस होंगी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दिए हुए हैं और आपने उनको फॉलो करके उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। और फिर जैसे भी उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपने जो भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना है वो अपना किसी को स्प्रेड आउट करना है, किसी नेटवर्क्स के अंदर यूज़ करना है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि उन एथिक्स को, उन गाइडलाइंस को मस्ट फॉलो करना है व्हाइल यू आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एथिक्स क्या होती है। ठीक है, फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के मॉडर्न दौर के अंदर कि जो एथिक्स हैं उनको मस्ट फॉलो किया जाए। ठीक है, वो शायद मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँ तो शायद एक एथिक्स ये हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे आपस में रिस्पेक्टफुल वे में रहें। तो ये एक एथिक हो सकती है। तो ये रिस्पेक्टफुल एथिक्स एथिक कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इसका नाम ही शो कर रहा है आपको। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं तो वो ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर एथिक्स को लाती है तो वो कौन से एथिकल इश्यूज होते हैं जो कि अकर करते हैं उसके साथ, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। एक फेमस आईबीएम का चेयरमैन है, वो ये स्टेट करता है कि एथिक्स और कम्पेटिटिवनेस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, आप इनको इलादा नहीं कर सकते। आपकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की एथिक्स है वो आपको हेल्प करेगी कि आपने इंफॉर्मेशन फील्ड के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है और कैसे उनको इनकॉर्पोरेट करना है इंफॉर्मेशन फील्ड के अंदर, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की यूज़ कर रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन की यूज़ कर रही हैं तो यूज़ कर रहे हैं तो उसको कैसे यूज़ करना है।
या फिर ये आपको ये भी बता सकता है कि एथिकल जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं जब आप किसी इंफॉर्मेशन फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उन कन्फ्लिक्ट्स को आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब आते हैं हम एथिकल इश्यूज़ के ऊपर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। तीन चार तरह के एथिकल इश्यूज़ आ सकते हैं। सबसे पहला होगा इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन सिस्टम एथिक्स के अंदर जो पहला इशू है वो है जी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इसका मतलब ये मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जो कि किसी बंदे की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी दूसरे बंदे को या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोफेशनल ने बतानी है, किन हालात में बतानी है, कब बतानी है और कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स को सामने रख कर वो इंफॉर्मेशन बतानी है। ये सारी चीज़ें प्राइवेसी के अंदर आती हैं और ये सारी कैसे मेंटेन करनी है, इसका सोल्यूशन हम आगे चल के देखेंगे। दूसरी चीज़ है विच इज़ इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, कि कौन ज़िम्मेदार होगा कि जो इंफॉर्मेशन एक प्रोफेशनल दूसरों तक पहुंचा रहा है या एक ऑर्गेनाइजेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है वो कितनी सही होगी। ठीक है, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, इसको कहते हैं जी इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। तीसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, कि वो जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी खास पर्सन के अगेंस्ट, वो उसको ओन कौन करता है। ठीक है, या फिर वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। लास्ट थिंग इज़ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप कैसे वो जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसको एक्सेस करेंगे और आपको परमिशंस क्या अलाउ होंगी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की। तो ये सारी बातें जनरल व्यू था एथिकल इश्यूज का। आइए हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहली चीज़ है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, कि जो दूसरे बंदे की या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की आप इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, आपने ये मेक श्योर करना है कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड वे में रखा जाए। आप पासवर्ड यूज़ करें या आप कोई और मैकेनिज़्म यूज़ करें, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि उस दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्टेड है। एक एक बात लिखी हुई है स्लाइड के अंदर विच इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपने नहीं होने देनी। दिस इज़ एन इशू, तो इस इशू को आपने मेक श्योर करना है कि ये इशू अकर ना करे। फिर दूसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, के जैसे भी ऊपर मैंने बात की कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा सही होगी, और अगर वो गलत होती है, उसके अंदर एरर्स जनरेट होते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ये सारी बातें इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी के अंदर आती हैं। एंड देन इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, के कौन आपकी वो जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको ऑन कौन करेगा, और अगर वो इंफॉर्मेशन आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी दूसरे बंदे को सेल कर रहे हैं, तो कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स को आपने सामने रखना है और आपने वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, और क्या आपको अलाउ होगा कि वो आप इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे के साथ एक्सचेंज कर सकें। ये सारी बातें इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। एंड लास्ट इशू इज़ विच इज़ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, कि आप इस बात के साथ कैसे डील करेंगे कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक टेक्निकल मैनेजर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं, सही है, वो डिसीजंस लेते हैं और पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनाते हैं, जिन प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं आपके ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स। अब क्या टेक्निकल मैनेजर जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है वो अलाउ होगा ऑपरेशनल मैनेजर को कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ले, और किन बेसिस पर एक्सेस करे। ये सारी बातें इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, आगे है जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एथिक्स का क्या कंसर्न है और वो कैसे इन्वॉल्व है। अब चूंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एथिक्स कैसे होती हैं, तो मैनेजमेंट अब ऐड हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है उसको कैसे आपने मैनेज करना है, और कैसे ये मेक श्योर करना है कि जब आप वो मैनेजमेंट कर रहे हो इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे। ये सारी बातें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एथिक्स के अंदर आती हैं। देखिए, आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, तो उसने ये बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसकी दोबारा उसको जनरेट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया है आपके पास, जो कि आपको ऐसा अलाउ करता है कि आप जल्दी से उसको रिप्रोड्यूस कर लें।
अब अगर आप एक इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैं दूसरे एंगल से देखूँ, तो साथ-साथ उस इन्फॉर्मेशन के थेफ्ट होने के, उसमें प्लेजरिज़्म आने के, उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करने के या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं। तो दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने, ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की गई है, इसने बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी दिए हैं, लेकिन ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कि जो इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस हो रही होती है उसको एक्सेसिबिलिटी राइट्स किस किस को देने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आप डील कर सकते हैं अगर आप अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एथिक्स को इन्वॉल्व कर लेंगे। अब एथिक्स को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उसका उसके अंदर पुट इन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने फ़ायदे के लिए एथिक्स को इन्वॉल्व नहीं करेगी, तो फिर हाल ही टॉप लेवल नहीं बल्कि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन ही फिर उस सिलसिले के अंदर सफ़र करती है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ये कह देगी कि अगर आप एथिक्स को फॉलो करेंगे तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, और अगर आप एथिक्स को वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, तो डेफिनेटली जो आईएएस प्रोफेशनल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डेफिनेटली उन एथिक्स को फॉलो करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है वो एथिकल कंडक्ट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मस्ट इंक्लूड करे। अब वो इंक्लूड कैसे कर सकती है, यानी कि वो जो इशू आ रहे थे हमें प्राइवेसी के, वो प्रॉपर्टी के इशू, एक्यूरेसी के, एक्सेसिबिलिटी के, इन सारी चीज़ों को हम डील कर सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रही है उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट को ले आए या फिर कोड ऑफ एथिक्स को ले आए। अब हम ये देख लेते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। अच्छा, बेसिकली अगर इन जनरल में आपको कहूँ तो ये वो स्टैंडर्ड्स होंगे जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर आपको बताएंगे, क्योंकि एथिक्स के अंदर हमने देख लिया था, हमने कहा था ये वो मॉरल वैल्यूज होती हैं जो कि किसी इंसान का बिहेवियर बताती हैं कि उसका बिहेवियर कैसे होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर इसका मतलब ये होगा कि वो रूल्स होंगे, ये वो गाइडलाइंस होंगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर बताएंगी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कोड ऑफ एथिक्स में और कोड ऑफ कंडक्ट में। कोड ऑफ एथिक्स जो होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल्स होते हैं, यानी कि उसके एम्प्लॉयज़ ने कैसा बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए, अपने प्रोफेशन को सर अंजाम देते हुए। उन उन जनरल रूल्स को, जनरल गाइडलाइंस को कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट इससे स्लाइट डिफरेंस है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मोर फोकस्ड होता है, वो ये बताता है कि आपने जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करना ही करना है, लेकिन उन लाइंस को, उन जनरल लाइंस को आपने कैसे फॉलो करना है, ये कैसे का मतलब जो है वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। ठीक है, जैसा कि स्लाइड में भी मेंशन है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन्होंने अपने किसी भी सिचुएशन के अंदर कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ये सारी चीज़ें हमें कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। अगर मैं एक दो एग्जांपल से आपको ये बताना चाहूँ, तो मैं यूँ बताऊँगा कि बी रिस्पेक्टफुल। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिस्पेक्टफुल हों। अब ये एक जनरल गाइडलाइन है, ठीक है, कि आप रिस्पेक्टफुल रहें अपने जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन अब देखिए, इसी के साथ ही मैंने मेंशन किया हुआ स्लाइड में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। उनकी जो राय है उसमें फ़र्क आ सकता है। बेशक आपकी राय में फ़र्क है, लेकिन आपने रहना रिस्पेक्टफुल है। तो ये एक एग्जांपल हो गई कोड ऑफ एथिक्स की एंड कोड ऑफ कंडक्ट की। बी रिस्पेक्टफुल कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आ गया और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। बी रिस्पेक्टफुल हमें बता रहा है कि जनरली आपने रिस्पेक्टफुल रहना है, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें बता रहा है कि आपने कैसे रहना है, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन अगर करती भी है जिसके अंदर आपकी राय में फ़र्क आ जाता है, ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है, तो आपने फिर भी रिस्पेक्टफुल रहना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो सकती है। दूसरी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो वो हो सकती है कोड ऑफ एथिक्स की, यूज़ वर्ड्स केयरफुली, यानी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं प्रोफेशनल वे के अंदर, तो आप अपने अल्फाज का चुनाव अच्छे से करें। अब इसी का ही अगर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर मैं एग्जांपल दूं तो हो सकता है वर्क एनवायरनमेंट,
यानी कि वो कौन से हालात हैं, किन हालात के अंदर आप काम कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आपने काम करना ही करना है, तो फिर अगर कोई आपका एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, तो क्या आप उन वर्ड्स को केयरफुली यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर हमें कोड ऑफ कंडक्ट ये बता रहा है कि बेशक जैसी मर्ज़ी सिचुएशन हो, आपने वर्ड्स को प्रॉपरली यूज़ करना है। तो ये इन दोनों का रिलेशन होता है। अब एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ये दोनों चीज़ें बना सकती है। दोनों चीज़ें इसके लिए बना सकती है, लेकिन उसके लिए बनाना मुश्किल होता है। तो करती क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं कि इन दोनों चीज़ों को, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देती हैं और फिर वो डॉक्यूमेंट अपने कंपनी के हर एक एम्प्लॉय तक पहुँचा देती हैं। और उसको कहा जाता है कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर ज्वाइन करनी है, तो आपने हमारे इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंपनी ने आपको कहा है, जो कंपनी की मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट आपको सुपरवाइज़ नहीं भी कर रही, तो तब भी आप कंपनी की वैल्यूज़ के मुताबिक ही काम करेंगे। तो इसको कंपनी का डेफ़िनेटली कंपनी को इसका डेफ़िनेटली एडवांटेज होगा। और दूसरा ये कि डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपको ये इसमें काफ़ी हेल्प आउट मिलती है। किसी भी बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आपके पास कोड ऑफ एथिक्स हो या कोड ऑफ कंडक्ट हो, तो आपको पता होता है कि कौन-सा काम हमने कैसे करना है। 2 सिचुएशंस मैंने स्लाइड में मेंशन की हैं, जैसा कि पहली है प्लेजरिज़्म। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एथिक्स सेट हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर कोई भी एम्प्लॉय अगर प्लेजरिज्म को यूज़ करता है, प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि किसी दूसरे के काम को अपना काम बनाकर पेश करना, इसको प्लेजरिज्म कहते हैं। तो डेफिनेटली फिर वो एम्प्लॉय प्लेजरिज्म नहीं करेगा। तो अगर वो प्लेजरिज्म नहीं करेगा, तो एक काफ़ी डेंजरस चीज़ से बच जाएँगे। इसी तरह दूसरी बात मैंने लिखी साइबर स्क्वैटिंग की, कि इसका मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के इंटरनेट डोमेन को, किसी थर्ड पार्टी के इंटरनेट डोमेन को अपनी बनाकर और फिर सेल करना और उससे प्रॉफ़िट अर्न करना, इसको साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं। तो अगर ये चीज़ भी एथिक्स में मेंशन होगी कि आपने प्लेजरिज़्म नहीं करना, आपने साइबर स्क्वैटिंग नहीं करनी, तो फिर डेफ़िनेटली एम्प्लॉयी जो है वो स्ट्रिक्ट टू होगा और वो ये काम नहीं करेगा। और अगर वो करेगा, तो इसके लिए उसको पनिश किया जाएगा, और अगर वो ये नहीं करेगा, तो इसको इससे से उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो फिर डेफिनेटली एम्प्लॉय भी कहता है कि ठीक है, अगर मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है ये काम ना करके और ये काम भी सही है, तो फिर वो डेफिनेटली वो ये काम करता है। अच्छा, अब हम मूव कर चुके हैं कंक्लूजन के ऊपर। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने 3-4 बातों के गिर्द ही हमारी पूरी डिस्कशन घूमी है। पहली बात ये है कि आपने एथिक्स को फ़ॉलो करना है ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन आपकी फ्लरिश करे। और ये तभी हो सकता है जब ऑर्गेनाइज़ेशन की जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, वो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कोड ऑफ एथिक्स को भी इंडल्ज करे और कोड ऑफ कंडक्ट को भी यूज़ करे। अच्छा, फिर जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में एक्चुअली हेल्प आउट कर रहे हैं, उनकी भी ड्यूटीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू उस कंडक्ट के होनी चाहिए, जो कि कंडक्ट आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर दिया गया है। ठीक है? और अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को आपको रिवॉर्ड करना चाहिए। जब एम्प्लॉयी को ये कहा जाएगा कि तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तुम्हें एक्सेसरीज़ मिलेंगी अगर तुम एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन करोगे, तो डेफ़िनेटली वो एम्प्लॉयी फिर मेंटेन भी करता है। अब उससे अल्टीमेटली होता क्या है कि उस प्रोफ़ेशनल की एफ़िशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ती है, और जब ओवरऑल ये चीज़ देखी जाती है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उनको ज़रूर इस्तेमाल करें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। बेशक वो नेटवर्क्स हो, बेशक वो लोग हों डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल से, लेकिन आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो करना है और कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो करना है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दिया है। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसका आंसर करूँ। एंड डू लाइक अ वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए
कारआमद है वीडियो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ आएँ किसी भी लेक्चर के ऊपर, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको उसी वक़्त मिल जाए।